होता है। इसका एकमात्र कारण है यहाँ फैक्ट्री और कंपनीज का ना होना। IAS की फैक्ट्री कही जाने वाली बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। बिहार जिसने गौतम बुद्ध और महावीर जैसे संत दिए हैं, आज उसी बिहार में जाति के नाम पर भेदभाव और दंगे होते हैं। बिहार जहां भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा बना, आज उसी बिहार के लोग बाकी राज्यों से पिछड़े हुए हैं। और इस राज्य के पिछड़ने का एकमात्र रीजन है यहाँ में कंपनीज का ना होना। लेकिन क्यों बिहार में कोई भी अपनी कंपनीज को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहता? जिस बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, क्यों आज उसी बिहार में बाहर से लोग आना तो दूर, वहाँ के रहने वाले भी बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में चले जाना चाहते हैं? आज बिहार के इस हालत के कई रीजंस हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बिहार में पहले कंपनीज की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। चीनी और चावल के प्रोडक्शन में बिहार नंबर 1 पर आता था, लेकिन यहाँ के बैड पॉलिसीज की वजह से आधे से ज्यादा राइस फैक्ट्रीज पर ताला लग गया है। यहाँ कभी 33 शुगर मिल हुआ करती थी और आज सिर्फ 10 मिल रह गई है। इसके बंद होने के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ वरीसालीगंज शुगर मिल, जो एक प्राइवेट चीनी मिल था, इसने बिहार में 1952 में शुगर मिल एस्टैब्लिश किया और उसमें अच्छी मात्रा में चीनी प्रोड्यूस होने लगी। यहाँ तक कि इस चीनी मिल को 1976 में सबसे ज्यादा चीनी प्रोड्यूस करने के लिए भारत सरकार ने गोल्ड मेडल भी दिया था। लेकिन फिर राज्य सरकार से इस प्राइवेट कंपनी की तरक्की देखी नहीं गई और 1977 में सरकार ने इस मिल को अपने अंडर में ले लिया। और सरकारी चीजों के रखरखाव से तो हम सभी परिचित हैं। यहाँ भी सरकार ने मिल पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे इतने खराब तरीके से चलाया कि 1933 में इस मिल को बंद करना पड़ा और इसके बंद होते ही हजारों लोग बेरोजगार हो गए। और एक समय 1960 का था जब पूरे भारत में 40% चीनी अकेले बिहार प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब बिहार में चीनी की प्रोडक्शन 40 से घटकर सिर्फ 4% ही रह गई है। चावल और चीनी के जैसे ही बिहार पेपर के लिए भी फेमस था, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से पेपर मिल भी बंद हो गया। इसके अलावा चॉकलेट की कंपनी, बनियान की कंपनी, वेजिटेबल ऑयल्स, सीमेंट की फैक्ट्री भी थी, जिससे लोगों को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सारी कंपनीज बंद होती चली गई और लोगों को या तो जॉब के लिए बाहर जाना पड़ा या अपने पूर्वजों के खेत में खेती करनी पड़ी। और धीरे धीरे बिहार की हालत ऐसे बिगड़ी कि आज तक इसमें सुधार नहीं हो पाया। लेकिन ये तो थी कंपनीज के बंद होने के रीजंस। यहाँ सवाल ये भी आता है कि आखिर कोई नई कंपनीज बिहार में क्यों नहीं आना चाहती, जबकि यहाँ की मजदूरी भी दूसरे राज्यों से सस्ती है। दरअसल बिहार एक समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पहली पसंद बन गई थी। उसका रीजन था यहाँ पर मिनरल का होना। फैक्ट्री के करीब मिनरल होने की वजह से इसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता था। उस समय ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को बचाने के लिए ज्यादातर कंपनीज बिहार में ही आना चाहती थी। लेकिन उस समय पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे देश में हो। इसलिए 1952 में नेहरू जी ने फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी को लाया, जिसके तहत कंपनी को सब्सिडी मिलने लगी। अब जब सब्सिडी मिलने लगी तो खर्चे का फिक्र ना करते हुए कंपनी किसी भी राज्य में एस्टैब्लिश्ड होने लगी। और यहाँ से बिहार में कंपनी का आना पहले जैसा नहीं रहा और जो कंपनी पहले से थी वो राज्य सरकार के ध्यान ना देने की वजह से बंद हो गई। लेकिन सरकार ये इल्जाम अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहती। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार की इंडस्ट्री की कमी को लेकर सवाल किए गए तो इस पर उनका कहना था कि बिहार के आसपास समुद्र या पोर्ट नहीं है और पोर्ट के रास्ते किसी भी कंपनीज के गुड्स और प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होती है, इसलिए कोई भी कंपनीज बिहार में नहीं आना चाहती। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। लेकिन बिहार के अलावा भी ऐसे कई राज्य हैं जो पोर्ट से काफी दूर है, फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में गए हैं। इनमें से एक नाम है राजस्थान का, जिसके आसपास कोई पोर्ट नहीं है, फिर भी वहाँ सीमेंट फैक्ट्री, सूती के कपड़े की फैक्ट्री, चीनी और नमक की फैक्ट्री और कांच की फैक्ट्रीज हैं। इसके अलावा यहाँ 36 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है। और पंजाब को भी देखे तो यहाँ भी आसपास कोई पोर्ट नहीं है, फिर भी पंजाब में ट्रैक्टर, ऑटो, साइकिल और साइकिल के पार्ट्स, खेल के सामान और फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों के कंपनीज हैं। इसके साथ ही हरियाणा जो पोर्ट से दूर है, यहाँ भी ऑटोमोबाइल की कई कंपनीज हैं। इन सब राज्यों के इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए नीतीश कुमार का ये बयान बिल्कुल गलत साबित हुआ। लेकिन उनका ये बयान गलत है तो आखिर इंडस्ट्रीज के बिहार से दूर रहने का मेन रीजन क्या है? इसमें सबसे पहला रीजन है वहाँ की जमीन को लेना, क्योंकि बिहार में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। वो अपनी जमीन पर खेती करते हैं जो उनकी रोजी रोटी का जरिया है।
और वो उसी जमीन पर घर बनाकर रहते भी हैं। आज भी बिहार में 80% से ज्यादा लोग खेती से जुड़े हैं। ऐसे में वो किसी भी कंपनी को अपनी जमीन देना नहीं चाहते, क्योंकि जमीन चली गई तो खेती कहाँ करेंगे और रहेंगे कहाँ। साथ ही यहाँ किसानों के छोटे छोटे जमीन होते हैं और फैक्ट्रीज बनाने के लिए जमीन का बड़ा हिस्सा चाहिए। ऐसे में किसी भी कंपनीज को जमीन लेने के लिए 20 से 30 किसानों से बात करनी पड़ती है। उसमें भी कुछ राजी होते हैं तो कुछ नहीं, जिससे उन्हें जमीन लेने में काफी दिक्कत होती है और साथ ही इसमें समय भी बहुत लगता है। बिहार में कंपनीज के ना आने का एक रीजन बिहार की सरकार के कंपनीज को धोखा देना भी है। धोखा देना इसलिए क्योंकि बिहार सरकार ने फैक्ट्रीज को बिहार में एस्टैब्लिश करने के लिए कई सारे पॉलिसीज बनाए और जब कंपनीज यहाँ आने को तैयार हो गई है, यूं कहे कि कंपनीज यहाँ एस्टैब्लिश हो गई, तो उन्हें इन पॉलिसीज के फायदे नहीं मिले बल्कि धोखा हाथ लगा। जैसे 2006 में बिहार सरकार ने कंपनीज से कहा कि अगर वो बिहार में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं तो उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन फैक्ट्री लगाने के बाद किसी को भी सब्सिडी नहीं मिली। कई कंपनीज ने सरकार के खिलाफ केस भी दर्ज किए, लेकिन इन सब में उन्हें समय के बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिला। 2017 में नीतीश कुमार ने बिहार में स्टार्टअप चालू करने वालों के लिए 500 करोड़ की फंड अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उस फंड में से किसी को भी कुछ नहीं मिला। अब जब बिहार में कंपनी को गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो भला कोई कंपनीज बिहार में आना ही क्यों चाहेगी। वो उन राज्यों में पहले जाना चाहेगी जहां उन्हें सरकार से फुल सपोर्ट मिलता हो। इस धोखे से बिहार सरकार की रेपुटेशन खराब हो गई। जो कंपनीज यहां आना चाहती थी वो भी अब नहीं आना चाहती। कंपनीज और फैक्ट्रीज के ना होने से बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी बढ़ती चली गई और गरीबी की वजह से वहाँ के बच्चों में एजुकेशन की कमी होती गई। यहाँ के स्टूडेंट को टेक्निकल सपोर्ट की सुविधा नहीं है। साथ ही यहाँ लेबर्स के पास भी अच्छी स्किल्स नहीं है। गवर्नमेंट भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में बिना स्किल के लेबर से कोई कंपनी काम कैसे करवा सकती है। इसलिए भी कोई कंपनी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाना चाहती, क्योंकि यहाँ स्किल्ड लेबर की कमी है। बिहार में जब आरजेडी नेता लालू यादव की सरकार आई, तब बिहार विकास से ज्यादा जातिवादी के मुद्दे पर जोर दिया। राज्य कितना विकास कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो सिर्फ जातिवादी से, और इसलिए जातिवादी के नाम पर क्राइम बढ़ता गया। जगह जगह दंगे होने लगे। इन दंगों की वजह से बिहार का माहौल बिगड़ता चला गया। लालू यादव का भी कहना था कि उन्हें विकास नहीं सम्मान चाहिए और वो अपर कास्ट के लोगों को भर्ती लेना ही नहीं चाहते थे ताकि वो ऊंचे पोजीशन पर ना बढ़ सके। जबकि अपर कास्ट के लोग पढ़े लिखे और हाईली क्वालिफाइड थे, लेकिन सरकार के इस तरह के नकारने के बाद वो अच्छे जॉब के लिए दूसरे स्टेट में चले गए, जिससे हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग उस राज्य से निकल गए, जिससे बिहार की इकोनॉमी और ज्यादा कमजोर होती चली गई और किसी भी नेता ने इकोनॉमी पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं समझी। जब बिहार में अच्छी और बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी, लोगों के पास जॉब नहीं था, एजुकेशन की भी कमी थी, जिससे गरीबी बढ़ती चली गई और पिछले 30 से 40 सालों में बिहार में करप्शन भी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आम जनता इस करप्शन की मार झेलने को मजबूर है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार बिहार में छोटा बाबू जो सरकारी नौकरी करता है और उसकी फिक्स सैलरी है वो भी करोड़पति है। वैसे तो रिश्वत हर जगह चलती है, लेकिन यहाँ छोटा सा काम करवाने जाओ तो रिश्वत बढ़ा देती है। फिर बड़ी कंपनीज बिना रिश्वत दिया भला कैसे आ सकती है। टेक्निकल एजुकेशन की कमी की वजह से यहाँ की